अब हम पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत कि वास्तव में इन पर्वतों का निर्माण हुआ कैसे। मैंने आपको कहा कि जो पर्वतों का निर्माण है ये कुछ विशिष्ट कालों में ही सीमित रहा, लगातार निरंतर इनका निर्माण होता नहीं रहा, इसलिए और वो काल काफी पहले के हैं, इसलिए हमें उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। जो जानकारी, जो एविडेंसेस हैं वो हमें सेकेंडरी एविडेंसेस है, द्वितीय जानकारियां हमारे पास ही है। इसलिए पर्वतों के निर्माण के संबंध में भिन्न भिन्न मतों का अभिगार हुआ, अलग अलग तरीके के मत प्रचलन में रहे। इन अलग अलग प्रकार के मतों को हम यहाँ पर देखेंगे, किस मत में कौन कौन सी बातों को सम्मिलित किया गया, क्या उसमें कमियां रही, क्या फायदे रहे, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पर्वत निर्माणकारी जो घटना होती है उसे ओरोजेनेसिस कहा जाता है। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ओरो जो वर्ड है वो पर्वतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण। तो जो ओरोजेनेसिस है ये टर्म इंग्लिश में जो पर्वत निर्माणक घटना है उसे ओरोजेनेसिस कहते हैं, जिसका मतलब होता है ओरो का मतलब पर्वत और जेनेसिस वर्ड यूज किया जाता है निर्माण के लिए। तो पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से होता है, पर्वतों के निर्माण की घटना ओरोजेनेसिस के नाम से जानी जाती है। हमने अभी पर्वतों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। हमने देखा था कि पर्वत जो है वो वलित प्रकार के हो सकते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हो सकते हैं, डोम गुंबदाकार माउंटेन्स हो सकते हैं, अथवा एक्यूमुलेशन वाले माउंटेन्स हो सकते हैं। इनमें से जो ब्लॉक अवरोधी माउंटेन्स हैं या गुंबदाकार माउंटेन है या फिर संग्रहित माउंटेन है, इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में सभी लोग एकमत है, उसमें कोई बहुत ज्यादा मतभेद नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मतभेद उभर कर सामने आते हैं वो है वलित पर्वतों के निर्माण को लेकर, क्योंकि विश्व के जितने भी विशालकाय पर्वत हैं वे सभी वलित पर्वत हैं और इतने विशालकाय पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ होगा, इसलिए अलग अलग लोगों अलग अलग मतों को यहाँ पर रखते हैं। तो अभी हम जो विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे वे सभी सिद्धांत वास्तव में वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं, क्योंकि अन्य प्रकार के पर्वतों को लेकर कोई मतभेद नहीं है। जो हमने अभी देखा भी था कि किस प्रकार से भ्रंशन के द्वारा अवरोधी पर्वतों का निर्माण होता है, डोम शेप्ड किस प्रकार से मैग्मा के द्वारा निर्मित होते हैं, इन सब का अध्ययन किया था। तो अभी जो सिद्धांत हैं वो सभी जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे वो है वलित पर्वतों के निर्माण से संबंधित सिद्धांत। इन सिद्धांतों को, जो वलित पर्वतों से निर्मित विभिन्न सिद्धांत अलग अलग भूगोलवेताओं ने रखे हैं, उन्हें हम सामान्य रूप से दो मुख्य कैटेगरीज में रख सकते हैं, दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। और वर्गीकरण का यह आधार है उनका गति के आधार पर, क्योंकि मैंने कहा कि यदि पर्वतों का निर्माण होगा, यदि सामान्य क्रस्ट है पृथ्वी की ऊपरी भरपटी, इससे यदि पर्वतों का निर्माण करना है तो दो गतियां होगी, कोई ना कोई बल काम करेगा। तो वो बल दो प्रकार का हो सकता है, या तो लंबवत गति हो, गति का स्वरूप इस प्रकार से हो भूपृष्ठ के लंबवत बाहर और अंदर की तरफ, या हो सकता है उनका स्वरूप कैसा हो, क्षैतिज। तो दो अलग अलग प्रकार के बलों को लेने की वजह से दो अलग अलग प्रकार के सिद्धांत प्रचलन में आए, लंबवत गति पर आधारित सिद्धांत और क्षैतिज गति पर आधारित। क्षैतिज गति दोनों ही तरफ से हो सकती है, तनावमूलक और संपीड़नात्मक, और इस प्रकार से लंबवत मूवमेंट। लंबवत गति पर आधारित सिद्धांत बहुत अधिक प्रचलन में नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा इतने विशाल पर्वतों का निर्माण संभव नहीं है। ब्लॉक माउंटेन्स या छोटे जो अवरोधी पर्वत हैं वो जरूर इस प्रकार की गतियों के द्वारा निर्मित हो सकते हैं, लेकिन जो इतने विशाल अल्पाइन ग्रुप के हिमालय पर्वतमाला, रॉकीज, एंडीज, वो इसके द्वारा निर्मित नहीं हो सकते। इसलिए वर्तमान में जो सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत प्रचलन में है वो है क्षैतिज गति पर आधारित सिद्धांत। ये जो क्षैतिज गति पर आधारित सिद्धांत है ये भी इन्हें हम पुनः दो उपवर्गों में वर्गीकृत करते हैं, संकुचन पर आधारित सिद्धांत बेसिस ऑन द कॉन्ट्रैक्शन बेसिस के सिद्धांत, और प्रवाह सिद्धांत ड्रिफ्ट थियरीज। दो प्रकार के सिद्धांत प्रचलन में है। ये सिद्धांत क्या क्या है इनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो सिद्धांत है पर्वत निर्माण के संबंध में जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है कोबर का पर्वत निर्माणक भू अभिनति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइनल ओरोजन थियरी ऑफ कोबर। इस सिद्धांत को जानने से पहले ये जो
इसके टॉपिक है, हेडिंग है, इसे समझना जरूरी है। देखिए कोबर एक भूगोलवेता थे, उसने सिद्धांत को रखा, इसलिए कोबर है। उसके साथ दो वर्ड और यहाँ दिए गए हैं, पर्वत निर्माणक। ठीक है, ये सिद्धांत जो है वो पर्वतों के निर्माण के लिए कहा गया था। मैंने आपको लिए कहा था कि इसको ओरोजेनेसिस कहा जाता है, ओरोजन वर्ड भी समझ में आता है। यहाँ एक ऐसी टर्म और आई है जो हमने अब से पहले अध्ययन जिसका नहीं किया, वो है जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति। इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस टर्म को नहीं समझ पाएंगे कि जियोसिंक्लाइन क्या होते हैं, तब तक हम इस सिद्धांत को भी नहीं समझ पाएंगे। देखिए जियोसिंक्लाइन जो है, भू अभिनति, दो शब्द से मिलकर बनी है। जियोसिंक्लाइन, भू जो है वो पृथ्वी से संबंधित है, और सियो अभिनति का मतलब क्या होता है वो हमें समझना है। यदि मैंने आपको कहा कि क्रस्ट या किसी भी कागज को अगर हम, जो इस प्रकार से है, यदि इसके ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं तो इसका मूल स्वरूप परिवर्तित होकर कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ये ठीक अगर आपने साइंस में भी देखा होगा तो ये साइन वेव्स का रूप भी कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें जो ये निचले भाग हैं इन्हें अभिनति कहा जाता है, और जो ऊपर वाले उठे हुए भाग हैं इनको अपनति कहा जाता है। इसका मतलब यहां से हम दो चीजें निकल के सामने आई कि भू अभिनति पृथ्वी के वे भाग होंगे जो नीचे धसे हुए हैं। जियोसिंक्लाइन जो वर्ड है उससे क्या समझ में आ रहा है कि जियोसिंक्लाइन वास्तव में पृथ्वी के वे भूभाग होंगे जो नीचे धसे हुए हैं। इसलिए यहां से ये शब्द निकलकर सामने आ रहा है। थोड़ा और इसको विस्तार से समझने की हम कोशिश करते हैं। यदि जियोसिंक्लाइन वर्ड को समझना है तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो पहला व्यक्ति था जिसने इस विचारधारा को, जियोसिंक्लाइन विचारधारा को लेकर सामने आया, वो था जेम्स हॉल। उसने जियोसिंक्लाइन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो कंसेप्ट या आइडिया था ये उसी का था। उसने ये पाया कि जो जितने भी वलित पर्वत हैं वर्तमान में, उन वलित पर्वतों का निर्माण किसी न किसी ऐसे ट्रफ, किसी न किसी ऐसे गर्त में स्थित अवसादों से हुआ है जो बाद में उन पर्वतों का रूप बन गए। उसने वहां एक ट्रफ या गर्त वर्ड इस्तेमाल किया था। तो उसने कहा कि वास्तव में जो वर्तमान में जो पर्वत नजर आ रहे हैं वो पर्वत वास्तव में क्या रहे होंगे, गर्तों के अंदर जमा हुआ अवसाद रहा होगा, जो बाद में किसी न किसी रूप में ऊपर उभर कर सामने आया और पर्वतों का रूप धारण कर लिया। उसके बाद जो वर्ड है जियोसिंक्लाइन, इसका प्रयोग सबसे पहले डाना ने किया था। उसने इस कंसेप्ट को लाया था और उसने कहा था कि डाउन बेंडिंग्स ऑफ क्रस्ट, जियोसिंक्लाइन कुछ भी नहीं है बल्कि पृथ्वी के तल जो है या धरातल जो है उसका नीचे उठा हुआ, नीचे धसा हुआ भाग जो है वही जियोसिंक्लाइन है। बाद में जियोसिंक्लाइन की अनेक परिभाषाएं आई। सामान्य तौर पर यदि हम कहा जाए कि जियोसिंक्लाइन क्या है तो हम कह सकते हैं पृथ्वी पर या भूतल पर स्थित वे गहरे, उथले, जलीय भूभाग जो लंबे एवं संकरे होते हैं। लंबे एवं संकरे, जलीय में जल भरा होता है, उथले बहुत ज्यादा गहरे नहीं होते, भूभाग जो है उसे जियोसिंक्लाइन्स कहा जाता है। पृथ्वी के वे गर्त या जिनमें गहरे भाग जिनके अंदर जल भी भरा हो, उथले भी हों, ज्यादा तली गहरी नहीं हो और लंबे एवं संकरे हों, उन्हें जियोसिंक्लाइन कहते हैं। और ये जियोसिंक्लाइन्स वास्तव में भविष्य में बनने वाले पर्वतों के क्षेत्र हैं। क्रेडल्स ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के पालना इन्हें कहा जाता है। आज जहां जियोसिंक्लाइन है ये वास्तव में उन क्षेत्रों पर पर्वतों का भविष्य में निर्माण होगा, या वर्तमान में जो पर्वत है वो किसी समय किसी जियोसिंक्लाइन का भाग रहे होंगे। इसे थोड़ा सा और अच्छे से हम समझते हैं। जियोसिंक्लाइन के साथ दो शब्द जुड़े हुए हैं, उन्हें समझना जरूरी है। अभी इस सिद्धांत के अंतर्गत वो दोनों ही शब्द आ जाएंगे क्योंकि ये सिद्धांत भी जियोसिंक्लाइन पर ही कार्यरत है, इसलिए उसका अध्ययन भी हम इसी सिद्धांत के अंतर्गत कर देते हैं। तो जो कोबर का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो आधार है वो है संकुचन का सिद्धांत। देखिए संकुचन का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, वो ये मानता है कि पृथ्वी जो है वो पूर्व में गर्म और तृप्त रही होगी और धीरे धीरे ये ठंडी और ठोस होती चली गई। पहले जो थी तरल थी और तृप्त गर्म थी, और धीरे धीरे तापमान या ऊष्मा के ह्रास के द्वारा खासकर उसका जो ऊपर वाला भाग है, जो क्रस्ट वाला भाग है, वो ठंडा होता चला गया
और ठोस होता चला गया। तो जब कोई भी चीज़ ठंडी और ठोस होती है तो उसके अंदर संकुचन होगा, क्योंकि उसके आकार में कमी आएगी, और आकार में कमी होने की वजह से, संकुचन की वजह से उसमें सिकुड़न पड़ती है, और ये जो सिकुड़न पड़ी है, इस सिकुड़न की वजह से जो क्षैतिज बल उत्पन्न हुआ है, और उसी क्षैतिज बल की वजह से पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो ये संकुचन का सिद्धांत है, और कोबर ने अपने पर्वत निर्माणक सिद्धांत में भी इसी संकुचन सिद्धांत का इस्तेमाल किया। उसने कहा जो क्षैतिज बल जो मिल रहा है वो वास्तव में ठंडी होती हुई पृथ्वी में संकुचन की वजह से जो सिकुड़न हुई है, और उसी के वजह से वो बल उत्पन्न हुआ है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्राचीन दृढ़ भूखंडों तथा भू अभिनतियों में संबंध स्थापित करना। भू अभिनति हम और अधिक डिटेल में देखेंगे क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो प्राचीन दृढ़ भूखंड है जिन्हें हम शील्ड्स कहा जाता है, इसने उसके लिए एक वर्ड यूज किया क्रेटोजन्स। उन क्रेटोजन्स और जियोसिंक्लाइंस में संबंध स्थापित करना। वो ये बताना चाह रहा था कि जो जियोसिंक्लाइंस है यही वास्तव में पर्वतों का निर्माण करेंगे, और क्रेटोजन्स और जियोसिंक्लाइंस एक दूसरे के साथ संबंधित है, और इन्हीं संबंध की वजह से पर्वतों का निर्माण होता है। जो शक्तियां या प्रक्रियाएं थी वो यही है, मैंने पहले चर्चा कर चुका हूं, संकुचन के सिद्धांत पर आधारित है। गर्म और पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे उसके बाह्य भाग सिकुड़ता चला जाएगा। उस सिकुड़ने की वजह से जो क्षैतिज बल उत्पन्न होगा, उसी बल की वजह से पर्वतों का निर्माण हुआ है।